गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू आर फैंटास्टिक। बेटा आज हम सेवन्थ क्लास में हमारे अतीत भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल पढ़ेंगे। हाँ जी, हमारा फर्स्ट है। पहले एक मैप की पिक्चर दी हुई है बेटा, मैप की पिक्चर दी हुई है। मानचित्र 1 पर नज़र डालिए। जो मानचित्र 1 है वो अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनवाया था। यहाँ पर जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का हिस्सा है। हाँ जी बेटा, इसमें कह रहा है कि भारत का जो मानचित्र बनाने का जो श्रेय है, भारत का मानचित्र बनाने का श्रेय किसको जाता है? अल इदरीसी को जाता है, जिन्होंने भारतीय मानचित्र को तैयार किया। हाँ जी, अब हम बात करते हैं दूसरे मानचित्र की। ये दूसरा मानचित्र जो है ये 1720 में बनाया गया था, पर इन दोनों में काफ़ी अंतर है। जो दूसरा मानचित्र 1720 में बनाया गया था, ये पहले और दूसरे मानचित्र में काफ़ी अंतर है। जो पहला मानचित्र है वो अल इदरीसी के द्वारा बनाया गया और दूसरा मानचित्र है फ्रांसीसी चित्रकार के द्वारा बनाया गया है। और जो पहले मानचित्र में नज़र डालेंगे, जो एट प्रेजेंट जो हमारा वर्तमान समय में मानचित्र है उसका निचला हिस्सा पहले दिखाया गया है, जबकि ऊपरी हिस्सा बाद में है। यानी कि श्रीलंका सबसे लास्ट में आता है, इसमें श्रीलंका द्वीप सबसे ऊपर दिखाया गया है। ठीक है बेटा, अगला है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बदल गया। इतिहास जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते थे, उनके लिए सूचनाओं के संदर्भों का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना ज़रूरी होता था। यानी कि पहले सिर्फ मानचित्र अंकन के द्वारा ही इतिहासकार अपने दस्तावेज जुटाते थे, लेकिन समय के साथ साथ जो इतिहासकारों की जो मानचित्र की जो धारणा है वो भी बदल गई। नई और पुरानी शब्दावली में अंतर। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ बदले तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिले। ये भाषाएं समय के साथ बदली बहुत। उदाहरण के लिए मध्यम युग की फ़ारसी और आधुनिक फ़ारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों का अर्थ भी बदल गया। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि पुराने समय में मध्यम युग की जो फ़ारसी है वह आधुनिक युग की फ़ारसी से अलग है। यानी कि जो पुराने समय की लैंग्वेज है वो आज आकर थोड़ी सी चेंज हो गई। मान लो हम हिंदी की भी बात करें, पुराने समय में जो हिंदी की खड़ी बोली का प्रयोग होता था और आज के दौरान जो हिंदी की वर्तमान हिंदी में का प्रयोग होता है, उसमें भी काफ़ी अंतर देखने को मिलता है बेटा। हाँ जी बेटा, उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में लेते हैं। 13वीं शताब्दी में फ़ारसी के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। बेटा, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिन्हाज सिराज के द्वारा किया गया था इसका आश्रय है पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका। पंजाब, हरियाणा मिन्हाज सिराज के द्वारा किया गया था। और हिंदुस्तान शब्द का अर्थ क्या है? पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के स्थित बीच का इलाका। इस शब्द का राजनीतिक अर्थ इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली के सुल्तान के अधिकतर अधिकार क्षेत्र में आते थे। सुल्तान के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ गए। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का भी समावेश कभी नहीं हुआ। यानी कि हिंदुस्तान का शब्द का अर्थ क्या है? पंजाब है, हरियाणा है, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र है। कहते हैं कि हिंदुस्तान का जो अर्थ है वो बढ़ गया, और यानी कि दक्षिण के सुल्तानों ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। लेकिन दक्षिण के राज्यों का इसमें दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो हिंदुस्तान में कभी भी शामिल नहीं हुए। इसके विपरीत 16वीं शताब्दी में बाबर
बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भूगोल, पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। सबसे पहले किसने किया? मनास सिराज ने किया। उसके बाद बाबर ने इसे हिंदुस्तान को भूगोल से जोड़ दिया। पशु पक्षियों, यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए इसका प्रयोग किया। यहाँ इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी में कवि अमीर खुसरो ने एक प्रयुक्त शब्द हिंद के लिए भी किया, यानी कि हिंद के बाबर ने भी इसका प्रयोग किया हिंदुस्तान के लिए। अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया। भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था। हिंदुस्तान शब्द के राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े जो आज हम जोड़ते हैं, यानी कि हिंदुस्तान का जो हम आज राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ है उस समय अर्थ नहीं था। कोई हिंदुस्तान शब्द को हिंद से जोड़ रहा था, कोई इसे उत्तर भारत के इलाकों से जोड़ रहा था, कोई इसे गंगा यमुना के इलाकों से जोड़ रहे थे, वहीं बाबर इसे भौगोलिक दृष्टि से देख रहे थे।